अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज इस मॉड्यूल में हम नेटवर्क्स के मतलब बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और डाटा कम्युनिकेशंस क्या होती हैं और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स जो हैं जैसे ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल है, वो क्या चीज़ हैं और उनके डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि राउटिंग क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है और उनमें डिफरेंस क्या होता है। नेटवर्क्स के हवाले से हमारा ज़्यादातर फोकस जो है ना वो सर्वर्स की नेटवर्किंग के मतलब होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम कुछ ट्रैफिक कंट्रोल के मैकेनिज्म्स जैसे आईपी टेबल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, फायरवॉल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ दीगर टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए अपने इस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा कम्युनिकेशंस के मतलब बात करते हैं। बुनियादी तौर पे डाटा कम्युनिकेशंस जो है ना वो डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस या डिफरेंट नोड्स के दरमियान डाटा की एक्सचेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस मकसद के लिए बुनियादी तौर पे कोई मीडियम, एक ख़ास किस्म का मीडियम यूज़ किया जाता है जो कि वायर्ड भी हो सकता है, जैसे केबल्स वगैरह होती हैं, जैसे यूटीपी केबल्स हैं या फिर कोएक्शियल केबल्स वगैरह यूज़ होती हैं, या इसके अलावा वायरलेस मीडियम भी यूज़ किया जा सकता है जैसे कि वाईफाई वगैरह। अब डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से जो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें जिनको इंश्योर करना पड़ता है, वो एक डिलीवरी है और एक्यूरेसी है और टाइमलाइंस हैं और इसके अलावा जिटर है। डिलीवरी बेसिकली इस बात में हम फोकस करते हैं कि हम करेक्ट डेस्टिनेशन को, जिसको डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, उस डेस्टिनेशन को ही डाटा सेंड किया जाए या उस डेस्टिनेशन पे ही डाटा रिसीव हो। यानी कि जिस नोड को हम या जिस कंप्यूटर को हम डाटा सेंड करना चाह रहे हैं उसी को वो जो ना डाटा रिसीव हो। एक्यूरेसी के हवाले से है कि जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं वो चेंज ना हो जाए, उसमें एरर्स ना आ जाए, वो एग्जैक्टली वही डाटा होना चाहिए जो सेंडर ने सेंड किया है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। फिर ये है कि टाइमलाइंस में ये है कि कुछ कम्युनिकेशंस जो है ना वो रियल टाइम कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, रियल टाइम ट्रांसमिशंस हो सकती हैं, जबकि कुछ जो ना वो डिले से इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉइस कम्युनिकेशंस की बात करें तो इस मकसद के लिए हमें रियल टाइम ट्रांसमिशन चाहिए होती है, ताकि जो यूज़र जो ना वॉइस सेंड कर रहा है या जो वॉइस मैसेज सेंड कर रहा है वो एग्जैक्टली एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर जो ना वो रिसीवर को रिसीव हो जाए और उसको प्लेबैक भी कर सके। फिर जिटर जो होता है ना बुनियादी तौर पे जो डिले होता है कम्युनिकेशंस में डिफरेंट पैकेट्स में, उसकी वेरिएशन को कहते हैं। अगर जिटर जो ना वो ज़्यादा हो तो फिर भी सही तरह से रिसीवर जो ना वो मैसेजेस जो ना रिसीव नहीं कर पाता या फिर उनको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ये चार चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे किसी भी डाटा कम्युनिकेशन में जो भी कोई डाटा कम्युनिकेशन का कोई मॉडल है या कोई मैकेनिज्म है, उसको ये चार चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं। अब देखिए डाटा कम्युनिकेशंस के बुनियादी तौर पे डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एक मैसेज होता है जिसको सेंडर ने सेंड करना होता है, और सेंडर और रिसीवर होते हैं, यानी कि बुनियादी तौर पे वो दो नोड्स जिनके दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन जो ना वो करनी होती है। सेंडर डाटा सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है। जबकि मीडियम वो बुनियादी तौर पे एक जरिया होता है जिसके ऊपर मैसेज या डाटा जो ना वो ट्रैवर्स करता है और सेंडर से रिसीवर को पहुंचता है। क्योंकि सेंडर और रिसीवर आपस में डिस्टेंस नोड्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड भी हों। वो किसी नेटवर्क के ज़रिए से भी कनेक्टेड हो सकती हैं और इंटरनेट के ज़रिए से भी कनेक्टेड हो सकती हैं या फिर वाईफाई वगैरह के भी मीडियम से कनेक्टेड होती हैं। अब इसके अलावा जो फाइव लास्ट जो चीज़ है वो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिनको फॉलो करते हुए डाटा जो ना वो सेंडर से मीडियम के ऊपर ट्रांवर्स होके रिसीवर तक पहुंचता है। अब इसके लिए हमें रूल्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो डाटा सेंडर सेंड कर रहा है उसको रिसीवर रिसीव तो करे और उसको अंडरस्टैंड भी कर सके,
और ये है कि इस बात की भी गारंटी हो या इस बात का भी कंट्रोल हो कि सेंडर उतना ही डाटा सेंड करे जितना रिसीवर जो ना रिसीव कर सकता है। तो इस मकसद के लिए बुनियादी तौर पे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स जो ना वो मौजूद हैं। इस मकसद के लिए जो ना वो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में भी डिवाइड कर दिए जाते हैं। और हर लेयर के ऊपर एक ख़ास किस्म की फंक्शनैलिटी या एक ख़ास किस्म के प्रोसीजर्स जो ना वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब जो ना कि डाटा टाइप्स जो ना वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। डाटा जो ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, इंटीजर्स वगैरह या नंबर्स वगैरह भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, और ऑडियो और वीडियो भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो बेसिकली ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकती है। अब ईमेल के अंदर इमेजेस भी हो सकते हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं, और नंबर्स तो उसके अंदर जो ना मौजूद ही होते हैं, जबकि ऑडियो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा जब हम डाटा फ्लो की बात करते हैं, एक तो है सिंपलेक्स डाटा मोड, जिसमें बुनियादी तौर पे ये होता है कि डाटा एक नोड दूसरी नोड को सेंड कर सकती है। जो N1 नोड है वो N2 को सेंड कर सकती है, जबकि इसके दौरान N2 जो है वो N1 को सेंड नहीं कर सकती। या फिर ये है कि बुनियादी तौर पे N2 N1 को डाटा सेंड ही नहीं कर सकती है। तो इसको हम सिंपलेक्स मोड कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में बुनियादी तौर पे ये होता है कि एट ए गिवन टाइम जो है वो N1 जो है ना वो N2 को डाटा सेंड कर सकती है या उसको कम्युनिकेट कर सकती है, और दूसरे टाइम में बुनियादी तौर पे जो N2 है वो N1 को डाटा सेंड कर सकती है। तो इसको हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। सिंप्लेक्स की सूरत में N1 एक नोड ही जो ना वो डाटा सेंड कर सकती है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जबकि हाफ डुप्लेक्स में दोनों नोड्स जो है ना वो अल्टरनेट सीक्वेंस के साथ एज ए सेंडर या और रिसीवर के तौर पे काम करती हैं। इसी तरह से जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें साइमल्टेनियसली दोनों जो ना वो कम्युनिकेशंस बुनियादी तौर पे टेक प्लेस करती हैं। यानी कि इस मकसद के लिए अगर हम देखें तो हमें दो डिफरेंट किस्म के चैनल्स चाहिए होते हैं। अब ये दो फ्लोज जो है ना वो डिफरेंट मीडियम के जरिए से भी एक्सेस किए जा सकते हैं, और या फिर मीडियम को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे टीडीएम वगैरह है, टीडीएम में हम बुनियादी तौर पे जो ना वो टाइम स्लॉट्स को यूज़ करते हैं। एक टाइम के दौरान जो ना वो एक नोड जो ना डाटा सेंड करती है और दूसरी टाइम स्लॉट के अंदर जो ना वो दूसरी नोड डाटा सेंड करती है, जो कि एट द सेम गिवन टाइम जो ना वो काम कर रहे होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें ये भी हो सकता है कि N1 जो है ना वो डायरेक्ट डाटा सेंड कर रहा हो और N2 भी डाटा सेंड कर रहा हो, क्योंकि चैनल्स जो ना वो डिफरेंट होते हैं। तो इस मकसद के लिए फिर दोनों की कम्युनिकेशन जो ना वो हो जाती हैं। तो डाटा फ्लो के हवाले से हमारे जो डिफरेंट किस्म के डाटा मोड्स हैं वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। अब हमने डाटा कम्युनिकेशंस की बात की, तो अब हम नेटवर्क की बात करते हैं। ए नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। यानी कि जो डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस होते हैं, वो कंप्यूटर डिवाइसेस भी हो सकते हैं, वो प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा और किस्म के डिवाइसेस भी हो सकते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसकी मिसाल जो ना वो वीडियो कैमरास भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के सेंसर्स भी हो सकते हैं, और प्रिंटर्स स्कैनर्स वगैरह भी हो सकते हैं। नेटवर्क्स के लिए बुनियादी तौर पर नेटवर्क्स अनेबल्ड डिवाइसेस चाहिए होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं, और ये नोड्स किसी कम्युनिकेशन लिंक या चैनल के ज़रिए से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब जो डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस होते हैं इस मकसद के लिए नेटवर्क्स में, वो एक तो पॉइंट टू पॉइंट है, जिसमें बुनियादी तौर पे जो ना वो जितनी भी नोड्स होती हैं वो सेपरेट वायर्स के ज़रिए से या सेपरेट मीडियम के ज़रिए से पॉइंट टू पॉइंट जो ना वो कनेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो N1 नोड से N12 के लिए एक सेपरेट लिंक जो ना वो यूज़ किया गया है जो कि वायर्ड लिंक है, जबकि N1 से N3 के लिए एक सेपरेट लिंक जो ना वो यूज़ किया गया है जो कि वायरलेस है। इसमें मल्टीपल, अब अगर और भी नोड्स हों तो उन नोड्स के लिए हमें एक सेपरेट और एक एडिशनल जो ना वो लिंक चाहिए होगा, और वो लिंक जो ना वो पॉइंट टू पॉइंट भी पॉइंट वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। अब इसके बाद दूसरी जो टाइप है वो मल्टी पॉइंट है। मल्टी पॉइंट में ये है कि
एक ही जो ना वो लिंक मल्टीपल जो मीडियम जो होता है वो मल्टीपल नोड्स के दरमियान शेयर्ड होता है। एक ही लिंक यानी कि उसमें ये भी होता है कि एट ए गिवन टाइम एक ही नोड जो ना वो किसी दूसरी नोड से कम्युनिकेट कर सकती है। और इस मकसद के लिए मीडियम को एक्सेस करने के लिए कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे CSMA-CD है या फिर CSMA-CA है। CSMA-CD जो ना वो कुलियन डिटेक्शन के लिए जो ना वो यूज़ होता है, जबकि CSMA-CA है वो कुलियन अवॉइडेंस के लिए और आमतौर पे वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ होता है। फिर इसके बाद अगर हम टोपोलॉजीज की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज नेटवर्क्स के अंदर जो ना वो हो सकती हैं। यानी कि टोपोलॉजी का मतलब है कि हम नेटवर्क्स को किस तरह से आप डिफरेंट नेटवर्क के अंदर डिफरेंट नोड्स को किस तरह से जो ना वो कनेक्ट करते हैं। मैश की सूरत में हम हर नोड से एक लिंक जो ना वो दूसरी नोड हर हर दूसरी नोड के लिए जो ना वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हर नोड के लिए हर दूसरी नोड को एक लिंक होता है। इस सूरत में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे 4 नोड्स हैं, तो हमें जो ना बुनियादी तौर पे जो ना वो फुल मैश बनाने के लिए हमें 6 लिंक्स की जो ना वो ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला भी है, जैसे एन इंटू एन N-1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो उसके ज़रिए से हम नंबर ऑफ लिंक्स जो ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक स्टार टोपोलॉजी है जो कि आमतौर पे पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है। और पॉइंट टू पॉइंट में ये होता है कि इसमें जो एक ही नोड होती है, एक नोड जो होती है वो एज ए हब के तौर पे काम करती है और बाकी सारी नोड्स जो है ना वो उसी के ज़रिए से उस नोड से कनेक्ट करती हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो नोड 1 से जो ना वो 3 लिंक्स जो है ना वो डिफरेंट नोड्स 3 नोड्स को जा रहे हैं, 2 4 3 को। अब अगर 2 और 4 ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो दिस कम्युनिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस वाया 1, यानी कि 2 1 और 4, और इसी तरह से 3 1 और 4। तो ये स्टार टोपोलॉजी आमतौर पे जो ना वो इस किस्म की टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद एक बस टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सिंगल मीडियम होता है या एक सिंगल केबल होती है, और डिफरेंट किस्म के टैपिंग डिवाइसेस यूज़ करते हुए हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और ये सब के सब यूज़र्स जो ना आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए भी हमें किसी किस्म के लिए आर्बिट्रे मीडियम की आर्बिट्रेशन के लिए जो ना वो मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, जैसे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस वगैरह के जो ना मैकेनिज्म्स हैं। फिर रिंग की टोपोलॉजी होती है। उसमें बुनियादी तौर पे जो नोड्स हैं वो एक रिंग की फॉर्मेट में कनेक्ट की जाती हैं। यानी कि नोड 1 जो ना नोड 2 से कनेक्ट करती है, नोड 2 जो नोड 3 से कनेक्ट करती है, इसी तरह से एक रिंग जो ना वो फॉर्म करता है। अब अगर अगर हम इसके अलावा जो नेक्स्ट एक टोपोलॉजी है वो ट्री टोपोलॉजी है, जिसमें बुनियादी तौर पे डिफरेंट लिंक्स जो है ना वो डिफरेंट नोड्स के साथ कनेक्टेड किए जाते हैं। ये स्टार की तरह ही होती है, लेकिन चूंकि उसमें नेटवर्क इंटरफेस जो ना वो एक ही था नोड 1 के ऊपर, जबकि यहाँ पे डिफरेंट इंटरफेसेस को यूज करते हुए डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट किया जाता है। अब इन टोपोलॉजीज में बुनियादी तौर पे डिफरेंस क्या है, अगर हम मैश की टोपोलॉजी को देखें तो अगर नोड 1 और नोड 2 के दरमियान जो लिंक है ना वो फेल हो जाता है, तो हमारी कम्युनिकेशन नोड 1 टू 3 और 2 हो सकती है, या फिर 1 टू 4 और 3 और फिर 2 को भी हो सकती है। इसमें यह है कि हम ये भी चूज कर सकते हैं कि अगर एक लिंक जो है वो फेल होता है तो दूसरे उस नोड तक पहुंचने के लिए कौन सी जो है ना दूसरा पाथ जो है ना वो यूज किया जाएगा। इसी तरह से स्टार टोपोलॉजी में किसी किस्म की कोई रिडंडेंसी नहीं होती, कोई लिंक्स नहीं होते। अगर नोड 1 और 3 के दरमियान जो ना लिंक फेल हो गया है तो नोड 3 जो ना वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगी, और ये और कोई भी इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जो बस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो ना वो एक बस तो जो ना वो अगर वो लिंक फेल होता है टैप टैप से उस नोड तक, तो वो नोड ही सिर्फ फेल होती है, बाकी नोड्स जो ना वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब अगर हम स्टार और बस टोपोलॉजी को कंपेयर करें तो स्टार टोपोलॉजी में अगर नोड 1 फेल हो जाती है तो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो ना वो फेल हो जाएंगी। इसी तरह से जो रिंग टोपोलॉजी है, रिंग में यह है कि अगर 1 और 2 के दरमियान जो ना वो लिंक फेल होता है तो हमारे पास अल्टरनेट पाथ जो है ना 1 टू 4 टू 3 होता है।
अब ये है कि मैश में मल्टीपल लिंक्स अगर फेल हो जाएं तो भी जो है ना वो कनेक्टिविटी मेंटेन की जा सकती है। जबकि रिंग की सूरत में अगर एक से ज़्यादा जो ना वो लिंक फेल हो जाए तो उस सूरत में कम्युनिकेशंस जो ना वो स्टॉप हो जाती हैं, नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो ना वो ख़त्म हो जाती है। जो ट्री टोपोलॉजी है वो स्टार की तरह ही है। उसमें नोड फेलियर जो अगर हब नोड जो है वो फेल हो जाती है, रूट नोड फेल हो जाती है, तो उस सूरत में सारी की सारी कम्युनिकेशंस जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। जबकि अगर इंडिविजुअल लिंक्स फेल होते हैं तो वो पर्टिकुलर नोड्स की कम्युनिकेशंस ही स्टॉप होती हैं। अब ये है कि नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक को जो सबसे पहली है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स आमतौर पर किसी किसी खास एरिया के अंदर जो किसी ऑफिस में या किसी खास जो ना वो जियोग्राफिक प्लेस के ऊपर जो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम बुनियादी तौर पे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और आम तौर पे ये कम्युनिकेशंस लेयर 2 के ऊपर इस्टेब्लिश की जाती हैं, जबकि लेयर 3 भी यूज़ की जाती है। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ द नेटवर्क क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन आम तौर पे लैन की कम्युनिकेशंस जो हैं वो बुनियादी तौर पे लेयर 2 के ऊपर होती हैं। फिर अगर हम मीडियम के हवाले से बात करें तो लोकल एरिया एक्सेस नेटवर्क जो है ना वो वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हैं हम उनको डब्ल्यू लैन जो ना कहते हैं, जो कि बेसिकली सेम किस्म की फंक्शनैलिटी जो ना प्रोवाइड करते हैं जैसा कि लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि बुनियादी तौर पे जो वायरलेस डब्ल्यू लैन होता है वो वायरलेस मीडियम को यूज़ करता है। फिर इसके बाद जो ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में बुनियादी तौर पे जब हम डिफरेंट लैंड्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं रिमोट के, और जो कि रिमोट भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ऑफिस की जो ना वो मल्टीपल लोकेशंस हैं तो उस मकसद के लिए हम आमतौर पे उनको कनेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो ना वो यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजीज या डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज जो ना वो यूज़ हो सकती हैं। इनको हम जो ना वो डिस्कस भी करेंगे। फिर इसके बाद जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है दैट इज़ मोर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दी बेसिकली ऑफ दी नेटवर्क्स, जो कि जो रिमोट साइट्स होती हैं या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स की जो आपस में कनेक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बुनियादी तौर पे वाइड एरिया नेटवर्क से जो ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क्स आमतौर पे आईएसपीज को भी कनेक्ट किया जाता है या फिर दूसरे नेटवर्क्स के साथ भी कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो कुछ नेटवर्क्स जो है ना वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का मतलब है कि वो एग्जिस्टिंग जो फिजिकल नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर ही ट्रैवर्स करते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अपनी होती है। यानी कि उसमें जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर हम लैन वैन और डब्ल्यू लैन की बात करें तो इसमें सारी की सारी जितनी भी नोड्स होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं और सबका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, या आपस में जो ना दे कैन इंटरेक्ट, दे कैन व्यू द ट्रैफिक एंड लाइक द ऑल दीज थिंग्स आर इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। जबकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में यह है कि हम सर्टेन नोड्स को एग्जिस्टिंग फिजिकल नेटवर्क के ऊपर जो ना वो बिल्ड करते हैं, और वो जो अंडरलाइंग नेटवर्क होता है उससे आइसोलेटेड होता है, या फिर डिफरेंट किस्म की नोड्स होती हैं उससे आइसोलेटेड होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, लेयर 3 वीपीएन्स भी हो सकते हैं और लेयर 2 वीपीएन्स भी हो सकते हैं। हम वीपीएन्स मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट के ऊपर कनेक्टिविटी के लिए जो ना वो वीपीएन्स यूज़ करते हैं। उसमें आमतौर पे आपने एसएसएल वीपीएन के मतलब जो ना वो सुना होगा। और इसके अलावा अगर हमें लेयर 2 लेवल की कनेक्टिविटी चाहिए हो तो फिर हम वो लेयर 2 वीपीएन्स वगैरह यूज़ करते हैं। जब हम लेयर 2 वीपीएन की बात करते लेयर 2 या लेयर 3 वीपीएन की बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे इस बात को डिसाइड कर रहे होते हैं, या इस बात की बेस के ऊपर जो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी और किस किस्म की कंट्रोल ट्रैफिक जो ना इस वीपीएन में से पास कर सकती है। अब ये है कि नेटवर्क्स के सिलसिले में बुनियादी तौर पे इंटरनेट जो ना वो एक कॉमनली यूज्ड टर्म है। इंटरनेट हैज़ चेंज्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, and it has affected the way we do business as well as the way we spend our leisure time.
इंटरनेट के ज़रिए से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना डाटा जो ना वो ग्लोबली शेयर कर सकती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ भी अपने इंफॉर्मेशन जो ना वो शेयर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इंटरनेट जो ना वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से डिफरेंट किस्म की जो ना वो कम्युनिकेशंस जो ना वर्ल्ड वाइड हो सकती हैं। अब ये है कि इंटरनेट बेसिकली किसी एक कंट्री का जो ना वो नेशनल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आमतौर पे हर कंट्री में एक नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको नेशनल आईएसपी कहते हैं, जो कि जिनके साथ जो ना रीजनल आईएसपीज जो ना वो कनेक्ट करते हैं, जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, और उन रीजनल आईएसपीज के साथ जो ना फर्दर लेवल के जो ना वो आईएसपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो ना वो कनेक्ट करते हैं। अब इस सारे नेटवर्क की इंटरनेट की बुनियाद जो ना वो राउटर्स के ऊपर होती है, जिसमें पाथ डिस्कवरी, पाथ मेंटेनेंस और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज होती हैं, जिसके ज़रिए से यूज़र्स इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि नेशनल आईएसपीज जो ना वो दूसरे नेशनल आईएसपीज के साथ जो ना वो कनेक्टेड होते हैं, जो कि आप बुनियाद पे कंट्रीज लेवल के आईएसपीज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने बात की थी प्रोटोकॉल्स की, तो के प्रोटोकॉल्स जो ना दे आर दी सम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस जो ना वो टेक्स प्लेस होती हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो प्रोटोकॉल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं, ये आमतौर पे टर्म्स है ना वो मिक्स कर दी जाती हैं, दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। जबकि प्रोटोकॉल्स में जो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो डिस्क्राइब्ड होती है वो सिंटैक्स होते हैं, सिमेंटिक्स होते हैं और टाइमिंग होती है। सिंटैक्स होता है कि डाटा का फॉर्मेट क्या होगा, जबकि सिमेंटिक्स होते हैं कि हर डाटा के डिफरेंट सेक्शन का मतलब क्या है, उसके उसका मीनिंग क्या है बुनियादी तौर पे। जबकि टाइमिंग इस चीज़ को डिफाइन करती है कि व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट इट शुड बी सेंट। जबकि स्टैंडर्ड्स में दो तरह की जो ना वो टाइप्स होती हैं, एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं और एक डिजोर स्टैंडर्ड्स होते हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो आमतौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, और आमतौर पे किसी स्टैंडर्ड बॉडी ने उसको डेवलप नहीं किया होता, या फिर उसको अप्रूव नहीं किया होता है, बल्कि चूंकि ये यूज़ हो रहे होते हैं तो इनको हम जो ना वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। जबकि डीजोर स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसी स्टैंडर्ड्स डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप्ड होते हैं, और वो उनको बाकायदा से एनालाइज करते हैं और फिर उसको अप्रूव करते हैं। अब स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट किस्म की स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आईएसओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा आईटीयूटी है, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स जो ना वो डिफाइन करते हैं। इसी तरह से एनसी है, ANCI, SI, और इसी तरह से IEEE है, जो डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स की कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करती है। और इसके अलावा सिमिलर किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन EI है, ये आमतौर पे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये है कि आमतौर पे जो डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं कम्युनिकेशंस के, उनको हम लेयर्स में जो ना वो डिवाइड कर देते हैं, और हर लेयर का एक ख़ास फंक्शन होता है, और हर लेयर जो ना वो इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली जो ना वो बिल्ड की जाती है। अगर एक लेयर फेल हो जाती है तो ऑल्दो के कम्युनिकेशंस तो स्टॉप हो जाती हैं, लेकिन दूसरी लेयर्स उनके साथ अफेक्ट नहीं करती हैं। और आमतौर पे सेंडर और रिसीवर दोनों साइडों के ऊपर ये लेयर्स जो ना मौजूद होनी चाहिए, और इन लेयर्स के दरमियान जो ना वो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस जो ना वो होती है। जबकि हमने प्रोटोकॉल्स की बात की, तो इस लेयर्स में जो डिफरेंट किस्म के, हर लेयर के जो डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा कम्युनिकेशंस उस लेयर के दरमियान या उस उन लेयर्स के दरमियान जो ना वो किस तरह से होगी। और बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये डिफरेंट जो सेंडर और रिसीवर साइड के ऊपर जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, हमने लेयर्स डिफाइन की होती हैं, वो आपस में उसको एग्री करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, और दोनों बेसिकली सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर सेंडर जो ना वो टीसीपी लेयर यूज़ कर रहा है, टीसीपी रिलायबल जो ना डाटा की ट्रांसमिशन कर रहा है,
तो रिसीवर साइड के ऊपर भी जो ना टीसीपी की लेयर जो ना वो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो नोड ए जो ना वो जो ना वो डाटा जनरेट करती है, और नोड 8 जो कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकता है, या कोई भी दूसरी नेट कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर कोई और डिवाइस सेंसर वगैरह भी होता है जहाँ से जो ना डाटा जनरेट होता है। और ये आमतौर पे हायर लेयर्स को जो ना वो नोड सेंड कर देती है। अब हायर लेयर्स जो है ना वो मिडल लेयर्स को सेंड करती हैं, और मिडल लेयर्स जो है ना वो लोअर लेयर्स को जो ना वो सेंड करती हैं। लोअर लेयर्स से साथ आमतौर पे मीडियम कनेक्टेड होता है, और ये मीडियम जो है ना वो रिसीवर साइड के ऊपर लोअर लेयर्स को डाटा ट्रांसफर कर देती हैं, और वो लोअर लेयर्स जो हैं वो अपनी मिडल लेयर्स को सेंड करती हैं, और उन मिडल लेयर्स से डाटा जो ना वो हायर लेयर्स को चला जाता है, और इस तरह से फिर रिसीवर साइड के ऊपर जो रिसीविंग नोड होती है उसको बनाए तौर पे डाटा मिल जाता है। तो अगर हम ये देखें तो डिफरेंट किस्म की लेयर्स को हम जो डिफरेंट किस्म के कम्युनिकेशंस के टास्क है उनको हमने डिफरेंट लेयर्स में जो ना वो डिवाइड किया हुआ है, और ये लेयर्स जो ना वो सेंडर और रिसीवर साइड दोनों के ऊपर जो ना सेम टाइप की होती हैं। अब ये है कि अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो हायर लेयर्स जो है ना वो दे जस्ट वर्क एज ए मेल बॉक्सेस। जैसे कि अगर हमने कोई लेटर पोस्ट करना होता है तो हम जाके मेल बॉक्स में डाल देते हैं। मेल बॉक्स में से जो डाटा जो है ना वो पोस्ट ऑफिस वाले कलेक्ट कर लेते हैं, और पोस्ट ऑफिस वाले फिर कुरियर के ज़रिए से या किसी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के ज़रिए से उस लेटर को या उस जो हमारी पोस्ट होती है उसको रिसीवर तक जो ना वो सेंड कर देती है। और जबकि अगर हम मीडियम की बात करें तो वो मीडियम कोरियर वगैरह जो ना वो रोड नेटवर्क के ज़रिए से जो ना वो डाटा लोअर लेयर्स के दरमियान कम्युनिकेट करता है। इस स्लाइड में ये इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है कि बुनियादी तौर पे जो मीडियम होता है वो आमतौर पर लोअर लेयर्स से ही कनेक्ट करता है, और ये मीडियम इसलिए चूंकि लोअर लेयर्स की अपनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो इस हवाले से जो मिडल लेयर्स और हायर लेयर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज भी हो सकती है, अपडेट भी की जा सकती है, लेकिन लोअर लेयर्स जो है ना वो आमतौर पर इंटैक्ट रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने बात की थी कि बुनियादी तौर पे जो नेटवर्क के डिफरेंट फंक्शंस हैं या डिफरेंट किस्म के रिक्वायर्ड मेथड्स हैं उनको हम लेयर्स में जो ना वो डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनकी सिंपलिसिटी उनकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल हो सके, ट्रबल शूटिंग वगैरह इजी हो सके। इसके अलावा नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो सके। इस मकसद के लिए जो सबसे पहला मॉडल जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो OSI था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें नेटवर्क की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को डिफरेंट लेयर्स में जो ना वो डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि OSI मॉडल क्या है और इसकी डिफरेंट लेयर्स के फंक्शंस। बुनियादी तौर पे OSI मॉडल जो ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इस मकसद ये था कि वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट जो ना वो अचीव किया जा सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो OSI जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जो कि नेटवर्क की कम्युनिकेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है, और 1917 में इसको जो ना इंट्रोड्यूस करवाया गया था।
इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर जो ना वो 7 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जो 7 लेयर्स हैं वो सेंटर साइड पे ये टॉप बॉटम साइड पे जो ना वो काम करती हैं, और रिसीवर साइड पे ये बॉटम अप फैशन में काम करती हैं। इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके जो नाम इस तरह से, एक लेयर 1 जो है ना वो फिजिकल लेयर है, लेयर 2 जो है ना वो डाटा लिंक लेयर है, और लेयर 3 जो है ना वो नेटवर्क लेयर है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर है, और लेयर 5 सेशन लेयर है, जबकि लेयर 6 जो है ना वो प्रेजेंटेशन लेयर, और लेयर 7 जो है ना वो एप्लीकेशन लेयर है। अब इसमें जो हर लेयर है वो वो कुछ डिस्टिंक्ट किस्म के फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करती है, या डिस्टिंक्ट किस्म की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम करती हैं और उनको डिफाइन करती हैं। और ये है कि हर लेयर जो है ना वो अपने से एडजेसेंट लेयर्स के फंक्शंस के ऊपर रिलाई करती है। इसमें ये होता है कि हर लेयर जो है ना वो अपने से लोअर लेयर वाली लेवल के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है, और हर जो लेयर है वो अपने से अपर लेयर जो है उसको सर्टेन फंक्शनैलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि लेयर्ड मॉडल में ये एक एडवांटेज होता है कि हमें एक मॉडल को अगर हम चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, तो उससे जो ना वो दूसरी लेयर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या उसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है। फिर ये कि इन लेयर्स में जो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं वो मशीन डिफरेंट कंप्यूटिंग मशीन्स के ऊपर या नोड्स के ऊपर वो पीयर टू पीयर प्रोसेसेस कहलाते हैं। पीयर टू पीयर प्रोसेस का मतलब है कि लेयर 1 के जो फंक्शंस हैं वो लेयर सेंटर साइड पे वो रिसीवर साइड की लेयर 1 से जो ना वो कम्युनिकेट करते हैं, और जो लेयर 2 के होते हैं वो लेयर 2 और इसी तरह से बाकी लेयर्स के प्रोसेसेस भी एक दूसरे को इसी तरह से कोरस्पॉन्डिंगली पीयर टू पीयर फैशन में सर्व करते हैं। अब यह है कि जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो सेंटर साइड पे टॉप डाउन फैशन में जो ना वो काम करती हैं, और रिसीवर साइड पे डाउन अप मॉडल में जो ना वो काम करती हैं। यानी कि सेंटर साइड पे जो मैसेजेस हैं वो लेयर 7 से लेयर 1 की तरफ कम्युनिकेट करते हैं, जबकि रिसीवर साइड के ऊपर लेयर 1 से लेयर 7 की तरफ मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं। सेंटर साइड पे जैसे ही इंफॉर्मेशन जो ना अपर लेयर से लोअर लेयर्स को पास होती है, तो हर लेयर जो ना वो कुछ इंफॉर्मेशन उसके ऊपर ऐड करती है, जिसको आमतौर पे हेडर या ट्रेलर कहते हैं। अब ये मैसेज जो ना वो इस हेडर और ट्रेलर के अंदर जो मैसेज होता है उसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है और नेक्स्ट लेयर को सेंड कर दिया जाता है। अब ये है कि लेयर के डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन की जो पासिंग होती है वो इंटरफेसेस के तरीके से होती है, जो कि बुनियादी तौर पे एडजेसेंट लेयर्स को कनेक्ट करती हैं। और इंटरफेसेस जो ना वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो ना वो कम्युनिकेट की जाएगी। अब रिसीवर साइड के ऊपर इस तरह से होता है कि जो हर लेयर होती है ना, जैसे ही वो डाटा या मैसेज जो है ना वो अपर लेयर्स को ट्रांसफ़र करती है, तो वो जो हेडर और ट्रेलर्स जो है ना वो सेंटर साइड की लेयर्स ने कोरस्पॉन्डिंग लेयर ने ऐड किए होते हैं उनको रिमूव कर देती है आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि जो भी उनका फंक्शन होता है वो उस लेयर के ऊपर परफॉर्म होता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को उसमें से रिमूव करके नेक्स्ट अपर लेयर को दे दी जाती है। अब ये है कि डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो ना वो इंटरेक्शन जो ना वो किस तरह से होता है, इस मकसद के लिए इस डायग्राम को रेफर करते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे 4 नोड्स जो ना वो दिखाई गई हैं, और ये 4 नोड्स N1 N2 N3 और N4 हैं, जिसमें S जो है ना वो N1 जो है ना वो सेंडर नोड है, और N4 जो ना वो बुनियादी तौर पे रिसीविंग नोड है। अब जैसे ही डाटा जनरेट होता है N1 जो है ना वो एप्लीकेशन लेयर को डाटा हैंड ओवर कर देती है, और एप्लीकेशन जो है ना वो प्रेजेंटेशन को, फिर सेशन से, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और फिर नेटवर्क डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे जो ना वो चला जाता है। अब इसमें देखें कि जो आमतौर पे जो एंड नोड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सेंडर और रिसीवर, इसके ऊपर आमतौर पे फुल स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं जैसे N2 और N3 है, इसमें जो ना वो कुछ लेयर्स जो ना वो ओमिट कर दी जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन वगैरह। और इंटरमीडिएट लेयर्स के ऊपर सिर्फ फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर्स ही जो ना वो काम कर रही होती हैं। जबकि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस में एप्लीकेशन जो ना रिसीवर साइड की एप्लीकेशन से जो ना वो कम्युनिकेट करती है, और प्रेजेंटेशन की लेयर से, और इस तरह से सारी कम्युनिकेशंस जो ना वो कंप्लीट होती हैं। अब हम फिजिकल लेयर की जो ना वो बात करती हैं।
अब फिजिकल लेयर जो है ना वो बुनियादी तौर पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि आमतौर पे डिजिटल फॉर्म में होते हैं और बिट्स की फॉर्म में होते हैं, ये हॉप बाय हॉप एक नोड से दूसरी नोड को जो ना वो ट्रांसफ़र करते हैं। इनके जो फिजिकल लेयर के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो ना वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि फिजिकल जो इंटरफेसेस की और मीडिया की फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और वो किस तरह की किस नौइयत की होंगी, बिट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैक्सिमम डाटा रेट क्या होगा या मिनिमम डाटा रेट क्या होगा। ये है कि सिग्नल को सिंक्रोनाइज कैसे किया जाएगा या बिट पैटर्न को सिंक्रोनाइज कैसे किया जाएगा। फिर ये कि लाइन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे कि हमने कनेक्शन की डिफरेंट किस्म के लिंक्स की बात की थी, क्या कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है या मल्टी पॉइंट लिंक है। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होगी, मैश होगी, स्टार होगी, रिंग्स है, ये बस वगैरह की टोपोलॉजी है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन मोड वगैरह जैसे कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स वगैरह की जो डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये फिजिकल लेयर के अंडर आती हैं। अब अगर हम देखें तो फिजिकल लेयर में बुनियादी तौर पे डाटा जो है ना वो सेंडर साइड पे डाटा लिंक साइड से आता है, और डाटा लिंक जो फिजिकल लेयर जो है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो ना वो ऐड करती है, जो कि स्टार्ट ऑफ सिग्नल के लिए जो ना वो हो सकती है या फिर डिफरेंट किस्म की सिंक्रोनाइजेशन के लिए हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन जो ना वो फिजिकल मीडिया के ऊपर ट्रेवर्स करती है और फिर जो नेक्स्ट हॉप के ऊपर जो रिसीवर साइड नोड है उसकी फिजिकल नोड को फिजिकल लेयर को जो ना रिसीव हो जाती है। अब रिसीवर साइड पे जो फिजिकल नोड होती है वो जो डाटा जो सेंडर साइड की फिजिकल लेयर ने ऐड किया था उसको प्रोसेस करती है, उसको रिमूव करती है और अपनी डाटा लिंक लेयर को अपवर्ड जो ना फॉरवर्ड कर देती है। इसी तरह से अगर हम डाटा लिंक लेयर को देखें तो डाटा लिंक लेयर को डाटा जो ना वो सेंडर साइड पे नेटवर्क लेयर से मिलता है। नेटवर्क लेयर और जो डाटा लिंक लेयर है ये अपने हेडर और ट्रेलर जो ना वो ऐड करती है, जिसको हम H2 और T2 के नाम से जो ना वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन फिर जो है ना वो फिजिकल लेयर को सेंटर साइड पे प्रोवाइड कर दी जाती है और फिजिकल लेयर जो ना वो उसी तरह से प्रोसेस करती है जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में दिखाया था। अब ये जो डाटा होता है फिजिकल लेयर के ज़रिए से रिसीवर साइड की डाटा लिंक जो ना लेयर को मिलता है, वहाँ पे वो H2 और T2 को रिमूव करके इस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर कर देती है। अब यह है कि डाटा लिंक के ऊपर जो एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको बुनियादी तौर पे हम डाटा फ्रेम कहते हैं, और डाटा फ्रेम जो है ना वो हॉप टू हॉप जो ना वो कम्युनिकेट करते हैं एक मोड से नेक्स्ट मोड के ऊपर। यानी कि जैसे ही इंफॉर्मेशन जो है ना सेंडर साइड पे नेटवर्क लेयर से मिलती है तो वो उसमें H2 जब उसमें H2 और T2 को ऐड करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे एक फ्रेम कहलाता है। अब इसके जो फंक्शंस हैं इसी हवाले से डाटा लिंक लेयर के वो फ्रेमिंग के हैं, जैसे कि फ्रेमिंग का मतलब है H2 और T2 को ऐड करना और इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हैं उनकी जो ना वो स्पेसिफिकेशंस के उनका पर्पस क्या है उस चीज़ को डिफाइन करना है। फिर इसके अलावा ये फिजिकल एड्रेसिंग जो ना वो स्पेसिफाई करती है, जैसे मैक एड्रेसेस वगैरह होते हैं। इसके अलावा फिजिकल मीडियम के ऊपर जो ना फ्लो कंट्रोल को इस्टेब्लिश करती हैं, और इसके अलावा अगर किसी किस्म के कोई एरर्स होते हैं फिजिकल ट्रांसमिशन के दौरान तो वो जो है ना वो भी इसी डाटा लिंक लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर एरर जो ना वो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी जो ना वो इसी लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और मीडियम एक्सेस कंट्रोल के जितने भी मेथड्स होते हैं या एल्गोरिदम्स होते हैं वो भी डाटा लिंक लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि हॉप टू हॉप हमने बात की कि हॉप टू हॉप डिलीवरी क्या होती है, यानी कि एक लेयर जो ना वो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड को सेंड करती है, फिर एडजेसेंट नोड जो नेक्स्ट नोड को सेंड करती है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 नोड्स जो ना वो दिखाई गई हैं, N1 N3 और N2। और इसमें जो ओरिजिनल सेंडर और रिसीवर हैं वो N3 और N2 है। अब ये इस तरह से होता है कि N3 और N2 के ऊपर तो फुल स्टैक जो ना वो यूज़ होता है, जिसमें डाटा लिंक लेयर जो ना वो यूज़ होती है, फिजिकल लेयर जो ना वो यूज़ होती है। अब यहाँ से डाटा जब वहाँ R1 के ऊपर पहुँचता है जो कि एक राउटर है, तो उसमें डाटा अब सारी लेयर्स के ऊपर जो ना ट्रैवर्स नहीं करता, बल्कि वो डाटा लिंक लेयर तक ही जो ना वो
ट्रेवर्स करता है और वो डाटा लिंक लेयर जो ना वो आगे नेक्स्ट ट्रांसमिशन साइड की डाटा लिंक लेयर को प्रोवाइड कर देता है, जिसके ज़रिए से फिजिकल लेयर में ये जो ना वो आगे नेक्स्ट नोड को चला जाता है। इसी तरह से डाटा लिंक लेयर के ऊपर हॉप बाई हॉप जो ना वो डाटा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और डेस्टिनेशन के ऊपर चूंकि फुल स्टैक इम्प्लीमेंटेड होता है तो वहाँ पे मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो E2E डिलीवरी है यानी कि एंड टू एंड डिलीवरी है, इसका जो ना वो मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया गया है। और H2H जो है ना वो हॉप टू हॉप डिलीवरी की बात को रेफर करता है, यानी कि जो इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे ऑलवेज हॉप टू हॉप जो ना वो डाटा ट्रांसफ़र करती हैं और डाटा लिंक लेयर के ऊपर भी हॉप टू हॉप डाटा ही इंफॉर्मेशन जो ना वो एक्सचेंज की जाती है। अब अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। इसमें ये होता है कि इसको डाटा जो ना सेंडर साइड के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीव होता है और ये जो ना H3 और T3 जो ना वो ऐड करती हैं। जब H3 और T3 ऐड करते हैं तो इसको हम फिर पैकेट कहते हैं, जैसा कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर हम फ्रेम कहते थे। यानी कि जब ये हेडर और ट्रेलर ऐड होते हैं तो फिर इसको हम पैकेट कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन का चंक होता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क लेयर जो ना वो इन हेडर्स को ऐड करने के बाद जो ना डाटा लिंक लेयर को जो ना फॉरवर्ड कर देती है। डाटा लिंक लेयर से जो ना वो डाटा फर्दर आगे जो ना वो फिजिकल लेयर की तरफ जो ना वो ट्रेवर्स करता है और सेंडर साइड के ऊपर फिजिकल लेयर के ऊपर रिसीव होता है। अब रिसीवर साइड के ऊपर जब डाटा फिजिकल साइड पर फिजिकल लेयर पर रिसीव होता है तो वो डाटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड कर देता है। डाटा लिंक लेयर उसमें से H2 और T2 को रिमूव करके जो ना वो फर्दर नेटवर्क लेयर या लेयर 3 को जो ना फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ पे H3 और T3 को रिमूव कर दिया जाता है और फिर डाटा जो ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर को अपर डायरेक्शन में सेंड कर दिया जाता है। इसमें बुनियादी तौर पे ये होता है कि नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। हमने डाटा लिंक लेयर की बात की थी, उसमें हॉप टू हॉप डिलीवरी होती थी, यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की बात होती है। It is responsible from the delivery of packets from original source to final destinations। इसमें इस नेटवर्क लेयर के ऊपर आमतौर पे जो फंक्शंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो ये हैं कि लॉजिकल एड्रेसिंग इसमें यूज़ होती है, यानी कि जो IP एड्रेसिंग वगैरह यूज़ होती है, और इसके अलावा इसमें राउटिंग के फंक्शनैलिटीज़ जो है इम्प्लीमेंट की जाती है कि यानी कि पाथ कैसे डिस्कवर किया जाएगा, पाथ को मेंटेन कैसे किया जाएगा, किस पाथ को यूज़ किया जाएगा और किस वक्त यूज़ किया जाएगा, क्या लोड बैलेंसिंग वगैरह इस तरह के कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसमें होती हैं। अब हमें अगर हम डाटा लिंक लेयर की बात करूं तो डाटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसेस जो है वो यूज़ होते थे, जबकि नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेसिंग या IP एड्रेसेस वगैरह यूज़ होते हैं। अब यह है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। अब पहले हमने हॉप टू हॉप की बात की, फिर हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात की। अब हम जो मशीन्स के ऊपर जो डिफरेंट प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं हम उन प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो ना वो फंक्शन होता है कि वो बुनियादी तौर पे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो ना या इंफॉर्मेशन डिलीवरी के को इंश्योर करती है। इसमें आमतौर पे जो फंक्शनैलिटीज़ इंप्लीमेंट की जाती है वो ये कि पोर्ट कौन सी यूज़ होगी, यानी कि TCP पोर्ट, UDP पोर्ट वगैरह जो ना वो कौन सी यूज़ होगी और उनकी नंबरिंग वगैरह क्या होगी, और इसके अलावा सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, यानी कि जो एप्लीकेशन होता है वो तो बुनियादी तौर पे डाटा की स्ट्रीम जो ना जनरेट कर रहा होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो ना वो उसको सेगमेंट करती है और उनको असेंबल करती है डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स में, यानी कि चंक ऑफ द डाटा में। इसके अलावा ये कनेक्शन कंट्रोल जो ना वो की स्पेसिफिकेशंस भी जो ना इसमें इम्प्लीमेंट की जाती हैं और इस लेयर के ऊपर भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल वगैरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब देखें कि इस लेयर के ऊपर जो हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं दे बेसिकली रिलाई ऑन द TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिट कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल, जिसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन डिस्कनेक्शन और इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह शामिल होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो सेगमेंटेशन और रीअसेंबली वो किस तरह से होती है, इसमें अगर हम देखें तो डाटा हमें जो ना सेशन लेयर से जो रिसीव होता है वो आमतौर पे बड़ा हो सकता है या एक्सट्रीम की सूरत में जो ना वो हो सकता है।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको डिफरेंट इक्वल साइज के चंक्स में जो ना वो डिवाइड कर देती है, और इस मकसद के लिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैडिंग भी यूज़ की जा सकती है। यानी कि अगर डाटा की बाउंड्री जो ना एग्जैक्टली जो ना वो सेगमेंट्स के साइज़ के ऊपर फिट नहीं करती, तो उसमें कुछ डमी बिट्स भी जो ना वो ऐड कर दी जाती हैं। यहाँ पे जो डाटा रिसीव हुआ है इसको 3 सेगमेंट्स में जो ना डिवाइड कर दिया गया है, और हर सेगमेंट के ऊपर जो ना टीसीपी का हेडर यानी कि H4 जो है वो ऐड कर दिया जाता है। और फिर ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये बुनियादी तौर पे जो ना वो नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड किए जाते हैं। अब ये देखें कि एक सर्टेन पैकेट जो नेटवर्क लेयर को सेंड किया जाता है वो किस जो ना वो डाटा चंक से रिलेट करता है, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। जबकि रिसीवर साइड पे अगर हम देखें तो डाटा हमें नेटवर्क लेयर से मिलता है वो सेगमेंट्स की सूरत में होता है, यानी कि पैकेट्स की सूरत में होता है। पैकेट्स नेटवर्क लेयर जो ना वो चूंकि H3 और T3 को रिमूव कर देती है, तो उसके बाद H4 ही रह जाता है, और H4 में जो ना वो अब ट्रांसपोर्ट लेयर का जो ना वो ये फंक्शन होता है कि वो डिटरमाइन करे कि ये डाटा किस प्रोसेस को सेंड करना है बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर, और फिर ये सेशन लेयर को सेंड कर दिया जाता है। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें कि जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है वो इस तरह से होती है कि आमतौर पे जो डाटा जनरेट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस जनरेट करते हैं। जैसे एफटीपी का प्रोसेस हो सकता है, एक ईमेल क्लाइंट हो सकता है, उसका अपना प्रोसेस है, वो ईमेल जनरेट करता है तो वो अपना डाटा जनरेट करता है, और वो ये डिफरेंट हॉस्ट जो ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क लेयर जो ना वो इंश्योर करती है कि हॉस्ट टू हॉस्ट डिलीवरी की जा सके, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो ना वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को इंश्योर करती है। अब सेशन लेयर की अगर हम बात करें तो सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि जो कनेक्शन कम्युनिकेशंस की आपस में सिंक्रोनाइजेशन है कि क्या रिसीव हुआ है और क्या क्या डाटा रिसीव करना है, सेंड करना है या नहीं करना, ये सेंडर साइड के ऊपर रिसीवर साइड के ऊपर ये कंफर्मेशन हो गई है कि नहीं हो गई है रिसीवर साइड के ऊपर वो डाटा रिसीव हो गया है कि नहीं हो गया है, और उसने एप्लीकेशन ने उसको करेक्टली प्रोसेस कर भी लिया है। इट एस्टेब्लिशेस, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसके फंक्शन आमतौर पे डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन वगैरह होते हैं, यानी कि चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पे बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर से जो डाटा रिसीव होता है उसमें हर जो ना वो सेगमेंट के बाद जो ना जो डाटा सेगमेंट जो ना उसमें चंक ऑफ द डाटा जो रिसीव हुआ होता है उसके बाद एक सिंक्रोनाइजेशन की बिट जो ना वो ऐड की जाती है, जो कि इस बात को डिफ्रेंशिएट करती है कि ये डाटा किस प्रोसेस का है और ये इसकी सीक्वेंस नंबर वगैरह क्या है। ये आमतौर पे सेंडर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर से आता है, जबकि रिसीवर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर को ये डाटा जो ना वो ट्रांसफर किया जाता है, और सेशन लेयर जो ना वो इस सिंक्रोनाइजेशन की बिट्स को जो ना वो रिमूव कर देती है। अब अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन ऑफ द डाटा। It is concerned with the syntax and semantics of the information exchange between the two systems. इसके आमतौर पे जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो ट्रांसलेशन डाटा ट्रांसलेशन होती है, जैसे कि EBCDIC जो कोडेड टेक्स्ट फाइल होती है उसको ASCII कोड में जो ना वो कन्वर्ट करती है, और इसके अलावा इस लेयर के ऊपर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के जो ना फंक्शनैलिटीज भी इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंडर साइड पे हम जो ना वो डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और रिसीवर साइड पे हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेंडर साइड पे डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं ताकि नेटवर्क की बैंडविड्थ जो ना वो कम यूटिलाइज हो, और फिर इसी कंप्रेशन को कंप्रेस डाटा को हम प्रेजेंटेशन लेयर जो रिसीवर साइड के ऊपर होती है वो इसको डिकम्प्रेस कर देती है और H6 को जो ना वो रिमूव कर देती है। तो इस तरह से बुनियादी तौर पे प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज जो ना इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और ट्रांसलेशन वगैरह होती हैं, यानी कि डाटा के सिमेंटिक्स के हवाले से प्रेजेंटेशन लेयर जो ना वो काम करती है। अगर हम अब फाइनली एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र, यानी कि ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है अब ये यूज़र जो भी इंटरेक्शन करता है वो बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन लेयर के साथ जो है ना इंटरेक्ट करता है।
इसके जो आमतौर पे जो फंक्शनैलिटीज इसमें इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल लाइक रिमोट लॉगिन वगैरह, फाइल ट्रांसफ़र और एक्सेस वगैरह, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज या फिर वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह जो ना वो होती है। इसमें भी सिमिलर प्रोसेस होता है कि एप्लीकेशन लेयर जो ना वो अपना हेडर जो ना वो ऐड करती है डाटा के ऊपर और फिर प्रेजेंटेशन लेयर को ऐड कर देते हैं, ऐड जो ना ट्रांसफ़र कर देती है सेंडर साइड पे। जबकि रिसीवर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर को जो डाटा रिसीव होता है वो H7 को रिमूव करके नेक्स्ट जो यूज़र का प्रोसेस होता है या ह्यूमन के वो का प्रोग्राम होता है उसको वो ट्रांसफ़र कर देती है। अब अगर हम डिफरेंट लेयर्स की समरी यहाँ पे देखें तो एप्लीकेशन लेयर जो है ना इट अलोज द एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना इट ट्रांसलेट्स इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस द डाटा। सेशन लेयर जो है ना वो इस्टेब्लिशेस मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स द सेशंस। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। जबकि नेटवर्क लेयर जो होती है इट मूव्स पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरकनेक्शंस। डाटा लिंक लेयर जो है ना इट ऑर्गेनाइज द बिट्स इनटू फ्रेम्स टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी। जबकि फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर द मीडियम एंड प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस। तो ये बुनियादी तौर पे OSI की जो डिफरेंट 7 लेयर्स थी उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। आई होप कि आपने इन लेयर्स को डिटेल में जो है ना वो अपने किसी नेटवर्क के कोर्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज स्टिल इनफ टू प्रोसीड फर्दर विद दिस। बुनियादी तौर पे जो जो लेयर्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं OSI मॉडल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, और इसमें जो डिफरेंट किस्म के डाटा यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं और उनके फंक्शंस भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर हम सेंडर साइड पे देखें तो सबसे पहले यूज़र सपोर्ट की लेयर्स आती हैं, फिर यूज़र नेटवर्क की जो ना वो लेयर्स आती हैं, फिर नेटवर्क सपोर्ट की लेयर्स जो ना वो आती हैं। यूज़र सपोर्ट में आमतौर पे डाटा होता है और इसमें जो लेयर्स शामिल होती हैं वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन होती हैं जिनकी फंक्शनैलिटीज़ हमने डिस्कस की हैं। जबकि यूज़र नेटवर्क जो होता है ना उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और डाटा यूनिट जो है उसमें सेगमेंट होती है। जबकि नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स में नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो ना वो डाटा यूनिट पैकेट्स हैं, डाटा लिंक लेयर पे जो ना डाटा यूनिट वो फ्रेम है और फिजिकल लेयर होती है उस पे डाटा यूनिट बनाते पे बिट है। यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा को बिट के लेवल के ऊपर मैनेज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम TCP IP मॉडल के मतलब बात करेंगे। नेटवर्क के लेयर्ड मॉडल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल जो है वो TCP IP मॉडल है। हमारा जितना भी आजकल जो इंटरनेट है वो भी इसी बेस के ऊपर जो ना वो काम करता है। जितने भी हमारे नेटवर्किंग के डिफरेंट जो ना वो सर्विसेज हैं वो भी इसी को यूज़ करती हैं। तो आइए देखते हैं कि TCP IP मॉडल बुनियादी तौर पे क्या है और OSI मॉडल के लिहाज से इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बुनियादी तौर पे जो TCP IP प्रोटोकॉल मॉडल है उसमें जो ना वो OSI स्टैक की निस्बत थोड़े से डिफरेंसेस हैं। इसमें एग्जैक्टली 7 लेयर्स नहीं होती हैं बल्कि डिफरेंट लेयर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और इस तरह से जो ओरिजिनल TCP IP प्रोटोकॉल था उसमें बुनियादी तौर पे 4 लेयर्स होती थी। एक फर्स्ट लेयर जो ना उसमें होस्ट टू नेटवर्क लेयर होती थी जिसमें बुनियादी तौर पे डाटा लिंक और फिजिकल लिंक लेयर को जो ना वो आपस में कंबाइन किया गया था। और इस हवाले से जो डिफरेंट अंडरलिंग नेटवर्क्स हैं जैसे फाइबर है, कोएक्शियल है या फिर ATM वगैरह है, इनको बेसिकली इनके डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स होस्ट टू नेटवर्क लेयर से में फॉल करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट लेयर है जिसमें बुनियादी तौर पे जिसको हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं, आर्प है, रिवर्स आर्प है और ICMP है और IGMP है। अब ये ICMP और IGMP क्या है इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो इंटरनेट लेयर थी ये OSI स्टैक के नेटवर्क लेयर से कोरस्पॉन्ड करती है। फिर इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर में बुनियादी तौर पे UDP, TCP और स्ट्रीमिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल्स थे और ये ट्रांसपोर्ट लेयर से OSI स्टैक की ट्रांसपोर्ट लेयर से कोरस्पॉन्ड करती है। एप्लीकेशन लेयर बुनियादी तौर पे 3 OSI स्टैक की लेयर्स को कंबाइन करके जो ना वो बनाई जाती थी जिसमें एप्लीकेशन लेयर थी, प्रेजेंटेशन और सेशन वगैरह। तो ये जो OSI की 3 लेयर्स थी इनको कंबाइन करके इनकी सारी फंक्शनैलिटीज़ एप्लीकेशन लेयर में बिल्ड की गई थी। ये ओरिजिनल मॉडल था।
लेकिन जो अभी जो इस वक्त जो मॉडल टीसीपी आईपी का यूज़ होता है वो बुनियादों पे 5 लेयर्स के ऊपर जो ना वो कंसिस्ट करता है, और इसमें फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को इंडिविजुअली मेंटेन किया जाता है, और नेटवर्क लेयर जो आईपी इंटरनेट लेयर थी इसको नेटवर्क लेयर कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर जो से मिलके ये 5 लेयर्स बनती हैं। अब इंटरनेट लेयर में डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हमने देखा है कि जैसे बुनियादी तौर पे ये लेयर जो ना वो हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशंस जो ना वो प्रोवाइड करती थी, इसको मैनेज करती थी, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को डायरेक्टली जो ना वो सपोर्ट करती है, जो कि बुनियादी तौर पे अनरिलायबल है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म के इसमें जो प्रोटोकॉल्स है वो हमने यहाँ पे फिगर में भी दिखाए हैं। आरप है जो कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, रिवर्स आरप है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईसीएमपी है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जैसे कि हम पिंग और ट्रेस रूट वगैरह जो ना भी यूज़ करते हैं वो आईसीएमपी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आईजीएमपी है इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये बुनियादी तौर पे मल्टीकास्ट की कम्युनिकेशंस को या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये लेयर्स जो ना वो इंटरनेट लेयर के ऊपर ये डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स जो ना वो इंटरनेट लेयर के ऊपर जो ना वो फॉल करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें बुनियादी तौर पे जो ना वो 3 कॉमन किस्म के प्रोटोकॉल्स जो ना वो यूज़ होते हैं। एक तो यूडीपी है, दूसरा टीसीपी है, लास्ट जो ना वो स्ट्रीमिंग कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। अब ये है कि नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए हमें बुनियादी तौर पे डिफरेंट नोड्स को और जो ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और इस पर्पस के लिए टीसीपी आईपी में डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। कुछ एड्रेसेस जो ना वो फिजिकल नोड्स को जो ना वो असाइन किए जाते हैं, और कुछ लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं जो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। अब अगर हम इन एड्रेसेस को देखें तो जो 4 डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस जो हैं वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं। एक तो फिजिकल एड्रेसेस हैं, और दूसरा लॉजिकल एड्रेसेस हैं, फिर पोर्ट एड्रेसेस हैं जैसे कि यूडीपी या टीसीपी पोर्ट है, फिर इसके अलावा कुछ सर्टेन स्पेसिफिक जो ना वो एड्रेसेस भी होते हैं। फिजिकल एड्रेसेस जो ना वो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे जो ना वो यूज़ होती है, और इसकी एग्जांपल जो ना वो मैक एड्रेसेस हैं। जबकि लॉजिकल एड्रेसेस जो ना वो आमतौर पे नेटवर्क लेयर पे यूज़ होते हैं, और इनकी एग्जांपल आईपी और आईपीएक्स एड्रेसेस हैं। जबकि पोर्ट एड्रेसेस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो डिफरेंट किस्म की टीसीपी या यूडी पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। और इसमें ये होता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आमतौर पे डिफरेंट किस्म की पोर्ट स्पेसिफाई कर दी जाती हैं कि वो कम्युनिकेशंस उन्हीं पोर्ट्स के ऊपर होंगी। जैसे डीएनएस के लिए हम 53 पोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं, एफटीपी के लिए 21 वगैरह 21 और 20 पोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो डिफरेंट एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं, जैसे सॉकेट एड्रेसेस वगैरह। तो ये अगर हम फिजिकल एड्रेसेस को देखें तो बुनियादी तौर पे फिजिकल एड्रेसेस जो ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके साथ जो ना वो एसोसिएटेड होते हैं, और आमतौर पे ये हार्ड कोडेड होते हैं, या फिर कुछ नई प्रोडक्ट्स में इसको हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ दी जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं इथरनेट बेस्ड हैं, वो 48 बिट का जो ना वो फिजिकल एड्रेस यूज़ करती हैं, जो कि आमतौर पे हम 6 बाइट इसका साइज़ होता है, और इनको आमतौर पे 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में लिखा जाता है, और हर हेक्साडेसिमल डिजिट को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे 07:01:02:01 :2C :4B। ये बुनियादी तौर पे 6 बाइट का जो ना वो फिजिकल एड्रेस है, जो कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में लिखा गया है। इस फिजिकल एड्रेस को आमतौर पे हम मैक एड्रेस कहते हैं, और ये जो डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो डाटा यूनिट होता है जिसको हम फ्रेम कहते हैं, उसमें बुनियादी तौर पे स्पेसिफाई किया जाता है। इसके अलावा ये है कि फिजिकल एड्रेसेस की एक जो ना वो सर्टेन करेक्टरिस्टिक है कि ये आमतौर पे हॉप टू हॉप जो ना वो चेंज होते हैं। हम लॉजिकल एड्रेसेस की बात करेंगे जो हॉप टू हॉप चेंज नहीं होते, बल्कि वो किसी सर्टेन कम्युनिकेशंस के दौरान जो ना वो कांस्टेंट रहते हैं। फिर हम लॉजिकल एड्रेसेस की बात करते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस में आईपी एड्रेसेस जो ना वो मोस्ट यूजली जो ना वो एड्रेसेस हैं जो कि बुनियादी तौर पे फिजिकल नेटवर्क से इंडिपेंडेंट होते हैं और यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस जो ना वो प्रोवाइड करते हैं।
और ये है कि ये नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी एड्रेसेस यूनिक होने चाहिए, और जो इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट हॉस्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनके आईपी एड्रेसेस आमतौर पे यूनिक होते हैं। यानी कि किसी दो जो मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के ऊपर जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके आईपी एड्रेसेस हमेशा डिफरेंट होते हैं, सेम आईपी एड्रेसेस जो ना वो यूज़ नहीं किए जाते। और इसके अलावा ये है कि आईपी एड्रेसेस आमतौर पे इनका साइज़ जो है वो 32 बिट्स होता है, और इसको आमतौर पे होस्ट के ऊपर जो है ना डिफाइन किया जाता है। हमने पहले बात की थी कि जो फिजिकल एड्रेस है वो हॉप टू हॉप चेंज होता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो आमतौर पे सेम रहते हैं। अब अगर हम IPv4 एड्रेस की बात करें तो ये 32 बिट लॉन्ग होता है, और इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। इस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है कि 32 बिट्स को 8 बिट्स के चंक्स में जो ना वो डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ना वो 192.168.1.1 है, ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। 192 जो है ना वो उसको अपने तौर पे 8 बिट्स के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। 8 बिट्स जो है ना वो अप टू 255 नंबर जो ना रिप्रेजेंट कर सकती है। इसी तरह से फिर जो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं इनको बेसिकली एक और लिहाज से डिवाइड किया जाता है, जो कि दो पोर्शंस होते हैं। एक तो उसमें जो ना वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा होस्ट एड्रेस होता है। अब एक नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस होते हैं या जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके आमतौर पर नेटवर्क एड्रेसेस जो ना वो सेम होते हैं, और जबकि होस्ट एड्रेसेस जो ना वो डिफरेंट होते हैं। अब इस आईपी एड्रेस के अंदर कौन सी बिट्स जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं और कौन सी बिट्स जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बुनियादी तौर पे हम नेटवर्क मास्क के ज़रिए से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आमतौर पे जो ना वो आईपी एड्रेस के साथ स्पेसिफाई किया जाता है। जो नेटवर्क की जो बिट्स होती हैं वो आमतौर पे मास्क में सारी की सारी 1 पे सेट कर दी जाती हैं, और जबकि होस्ट की जो बिट्स होती हैं उनको 0 कर दिया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि 192.168.1.1 जो ना एक जो ना वो आईपी एड्रेस था। तो इसमें बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो इसका मास्क भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 255.255.255.0 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जितनी भी नेटवर्क की बिट्स हैं वो सारी की सारी 1 हैं, जबकि होस्ट की जो ना वो 0 हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो 4 ऑक्टेट्स में से पहले 3 ऑक्टेट्स जो ना वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चौथा ऑक्टेट है यानी कि 8 बिट्स हैं वो बुनियादी तौर पे होस्ट एड्रेस के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। और ये हमने बाइनरी फॉर्म में जो ना यहाँ पे एड्रेसेस तो दिखाए हैं, जबकि उसके बाद डेसिमल नोटेशन में है। एक और जो तरीकाकार यूज़ होता है वो हम स्लैश और उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स जो ना स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो सेम एड्रेस है 192.168.1.1/24, इसका मतलब है फर्स्ट 24 बिट्स जो ना वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और बाकी जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट एड्रेसेस को स्पेसिफाई करते हैं। आमतौर पे जो ना एक और नोटेशन यूज़ की जाती है जिसमें मास्क का कीवर्ड जो ना वो यूज़ किया जाता है, जो कि उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो हमने पहले डिस्कस की है। अब ये है कि जो नेटवर्क आईपी एड्रेसेस हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस जो ना वो पॉसिबल हैं, जो हम आईपी एड्रेस के 32 बिट्स से जो ना वो बना सकते हैं, उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन ग्रुप्स में से हर एक ग्रुप को हम एक पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देते हैं। ये डिफरेंट क्लासेस जो है वो क्लास ए नेटवर्क है, क्लास बी नेटवर्क है, क्लास सी नेटवर्क है, क्लास डी है और क्लास ई है। ये डिफरेंट क्लासेस जो ना वो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी नेटवर्क है, क्लास डी है और क्लास ई है। जो क्लास ए नेटवर्क है इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू होती है वो 0 से 127 तक होती है, और इसका नेटवर्क मास्क आमतौर पे 8 बिट्स का होता है, यानी कि /8 होता है। जो क्लास बी नेटवर्क है वो 128 से स्टार्ट होता है और 191 तक जो ना जाता है फर्स्ट ऑक्टेट पे, और इसका नेटवर्क मास्क जो ना वो /16 होता है, यानी कि 16 बिट्स इसमें नेटवर्क के लिए होती हैं और 16 जो है ना वो होस्ट के लिए होती हैं। क्लास सी नेटवर्क जो है ना वो 192 क्लास सी नेटवर्क में फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो 192 से स्टार्ट होता है 223 तक जो है वो जाता है, और इसके साथ हम 24/24 का मास्क जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि पहली 24 बिट्स जो है ना वो नेटवर्क एड्रेस के लिए हैं और रिमेनिंग 8 जो है ना वो होस्ट एड्रेस के लिए हैं।
क्लास डी नेटवर्क में पर्टिकुलर कोई मास्क नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मास्क नहीं होता, बल्कि इसकी फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज जो ना वो 224 से लेकर 239 पे तक होती है। और इसको हम आमतौर पे मल्टीकास्टिंग के लिए जो ना वो यूज़ करते हैं, जो यानी कि जो मल्टीकास्ट के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उन एड्रेसेस को हम असाइन करते हैं। जो क्लास ई नेटवर्क जो नेटवर्क है ये बुनियादों पे स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर नेटवर्क मास्क जो ना यूज़ किया नहीं किया जाता, बल्कि हम एग्जैक्टली डिफाइन कर देते हैं मास्क कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बुनियादी तौर पे नेटवर्क का पार्ट है और ये होस्ट का पार्ट है। अब जो डिफरेंट किस्म के स्पेशल आईपी एड्रेसेस हैं उसमें एक तो ये है कि लोकल नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए जो एड्रेस होता है वो 0.0.0/8 होता है, और ये एक स्पेशल एड्रेस है। और इसके बाद फिर जो लूप बैक एड्रेस लूप बैक इंटरफेसेस के लिए भी 127.0.0/8 की जो ना वो रेंज जो ना स्पेसिफाई की जाती है, जो ना वो एलोकेट की गई है। और इसके अलावा जो लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं वो 169.254.0.0/16 के ऑक्टेट यानी कि 16 बिट्स इसके लिए नेटवर्क मास्क के लिए होती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस हैं जो मल्टीकास्ट ग्रुप्स या फिर रोडिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, उनके कंट्रोल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं, वो हम बाद में उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा ये है कि जो आईपी एड्रेसेस हैं उनकी एक तो क्लासेस हैं, और इसके अलावा भी हम जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, और दूसरे पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं ये आमतौर पे लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, और ये इंटरनेट के ऊपर जो ना वो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, या इनको इंटरनेट के ऊपर राउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफरेंट लैंड्स जो ना वो सेम आईपी एड्रेसेस को यूज़ की जाती हैं। और ये एड्रेसेस जो आमतौर पे जो लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो खुद ही जो ना इनको असाइन करते हैं, खुद ही इनको प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स दे हैव इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। और इन आईपी एड्रेसेस के लिए किसी किस्म की कॉस्ट वगैरह नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशंस का स्कोप जो है वो लोकल होता है, यानी कि आप लोकल उसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि इस हवाले से जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए जो ना वो डिफरेंट किस्म की जो ना रेंजेस जो ना एलोकेट की गई हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ए के अंदर जो रेंज है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 यानी कि 10/10.0/8 जो ना वो क्लास ए के जो ना प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। और इसी तरह से क्लास बी के लिए 172.16/16 का जो ना वो सबनेट जो ना वो बुनियादी तौर पे रिजर्व किया जाता है क्लास बी के प्राइवेट एड्रेसेस के लिए। और क्लास सी के जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं वो 192.168.0 से लेके अप टू 255 तक होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के आईपी एड्रेसेस जो है ना वो अपने लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, सबनेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जबकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आमतौर पे पब्लिक नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, और इनको आमतौर पे इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन एड्रेसेस को हम खुद से असाइन नहीं कर सकते, बल्कि जो आईएनए है, जो एड्रेसिंग की अथॉरिटी है इंटरनेट के लिए, वो इसको जो ना वो असाइन करती है, और इनको यूज़ करने के लिए एक सर्टेन किस्म की कॉस्ट होती है जो यूज़र्स को पे करनी पड़ती है। अब अगर हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंजेस हैं उनको हम एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी सारे जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे हमने इसकी जो ना वो रेंज शो की गई है कि क्लास ए में पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन से हैं, क्लास बी में पब्लिक एड्रेसेस कौन से हैं, और क्लास सी में जो ना वो पब्लिक एड्रेसेस कौन से हैं। इसके बाद अगर हम मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट एड्रेसेस की बात करें, तो बुनियादों पे जो यूनिकास्ट एड्रेस होता है जिसको हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के जो एड्रेसेस हैं वो आमतौर पे यूनिकास्ट एड्रेसेस होते हैं। ये बुनियादी तौर पे एक सिंगल डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं जैसे क्लास डी के एड्रेसेस थे वो सिंगल डिवाइस को से एसोसिएटेड नहीं होते, बल्कि वो एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को जो ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम इस एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं
वो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंट ऑफ द जो कंप्यूटर होता है, जो उसके इस ग्रुप का मेंबर होता है, वो उसको रिसीव कर सकता है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है, जो कि बुनियादी तौर पे किसी नेटवर्क में सब डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम किसी नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर जो ना वो कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, तो वो सब जो कंप्यूटर्स हैं वो रिसीव करेंगे। तो जो आईपी मल्टीकास्ट एड्रेसेस की डिफरेंट रेंजेस हैं वो यहाँ पे जो ना वो दी गई हैं। और इनके फॉर एग्जांपल लोकल सब नेटवर्क के लिए जो ना वो 224.0.0 से जो ना अप टू 255 तक होता है, थर्ड ऑक्टेट तक। ये आमतौर पर लोकल सब नेटवर्क के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर कंट्रोल के लिए जो है ना वो भी 1.0 की जो ना वो रेंज होती है यहाँ पे 224.0.1.0 अप टू 255 तक। और इसी तरह से एडहॉक ब्लॉक 1 है, और फिर कुछ रिजर्व्ड एड्रेसेस हैं जो कि राउटेबल पे हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को मल्टीकास्ट एड्रेसेस को देखें, तो इसमें जो 224.0.0 से लेके अप टू जो लास्ट ऑक्टेट में 255 है, ये राउटेबल नहीं होते हैं। आप इसको प्राइवेट मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी कह सकते हैं। बाकी जो सारे एड्रेसेस हैं वो इंटरनेट के ऊपर राउटेबल होते हैं। इसमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप के होते हैं, कुछ रूटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ यूज होते हैं, कुछ डिफरेंट दूसरे प्रोटोकॉल्स के साथ यूज होते हैं। अब ये है कि हमने आईपी एड्रेसेस की डिफरेंट क्लासेस की बात की, लेकिन ये आमतौर पे अगर हम एक नेटवर्क जो ना वो किसी को असाइन कर दें, तो उसमें नंबर ऑफ हॉस्ट जो ना वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी कि उनके नंबर जो ना फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंप्यूटर हो सकते हैं, किसी में 20 हो सकते हैं, किसी में 50 और किसी में हज़ारों की तादाद में भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं। अब ये है कि अगर हम इसको लीनियरली सारे आईपी एड्रेसेस को असाइन कर दें, तो इसके काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये कि हमारे जो नेटवर्क की हायरार्कीज होती हैं, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप जो ना वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेब सर्वर्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, और जो HRMS के जो एप्लीकेशंस हैं उनको उनसे रिलेटेड जो नेटवर्क्स हैं उनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट हो सकता है। और इसी तरह से जो यूज़र्स के कंप्यूटर्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं। जैसे HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एकेडमिक्स का डिपार्टमेंट है। तो हमें जो ना बुनियादी तौर पे जो हमारी जो गिवन आईपी एड्रेस की रेंज होती है, उसको हमें जो ना वो डिवाइड करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे आम तौर पे ज़रूरत होती है कि जो हमारे पास जो गिवन आईपी एड्रेस आईपी नेटवर्क की रेंज है, उसको हम डिफरेंट ब्लॉक्स में जो ना वो डिवाइड कर दें, जिनको हम सबनेट्स कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे एक जो सबनेट होता है उसका उसकी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि उसका नेटवर्क एड्रेस जो ना वो सेपरेट है। तो इस लिहाज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आईपी एड्रेस है, या फिर ये है कि उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो ना वो स्पेसिफिक होता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही कुछ कम्युनिकेशंस करना चाह रहे हैं, तो वो हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर जो ना सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें जो एक और चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो ये कि हम नेटवर्क जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। इस तरह से यूटिलाइज कर सकें कि हमारे जो फ्री आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम जब किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन करना चाहें, तो हमारे पास एक सब रेंज जो है ना वो स्पेसिफिकली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि बहुत से आईपी एड्रेसेस जो ना वो हमारे ज़ाया हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़ा नेटवर्क आईपी नेटवर्क की रेंज को जो ना वो एक डिपार्टमेंट के लिए असाइन कर दें, और उसमें इतने यूज़र्स ना हों, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में यूज़र्स अगर इंक्रीज़ कर जाएं, तो इस लिहाज से हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि उस नेटवर्क जिसमें उस डिपार्टमेंट जिसमें आईपी एड्रेसेस मज़ीद चाहिए, उसमें आईपी एड्रेसेस की शॉर्टेज हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आईपी एड्रेसेस को हायरार्किकली जो ना अरेंज किया जाता है, और इसकी वजह से हमें राउटिंग में भी काफ़ी सारी जो ना वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हम अच्छी तरह से राउटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली एक नेटवर्क रेंज को सब रेंजेस में डिवाइड करने का, इसको बुनियादी तौर पे हम सबनेटिंग कहते हैं।
और ये सबनेट्स जो है ना वो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर सकते हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ सर्वर्स को या क्लाइंट्स को हम असाइन कर सकते हैं। इसकी मदद से हमें सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को जो ना वो हैंडल करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। इसके अलावा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंटेन करने के लिए या उनको आइसोलेट करने के लिए भी हमें इससे हेल्प मिलती है। अब ये है कि जो सबनेटिंग के हवाले से ये है कि फॉर सबनेटिंग एन आईपी एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क वन और टू अप्रोचेस कैन बी यूज्ड। एक तो होती है कि हम जो ना वेरिएबल लेंथ जो ना सबनेट जो ना वो मास्क जो ना वो यूज़ कर लें, क्योंकि सबनेट को भी बेसिकली तौर पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो उसका मास्क एड्रेस है उसी को यूज़ करते हैं कि ये किस सबनेट से जो ना बिलोंग करता है। तो इसमें दो टाइप्स हो सकती हैं, एक तो वेरिएबल जो ना अप्रोच है जिसमें सबनेट मास्क जो ना वो वेरिएबल हो सकता है, और दूसरा फिर जो ना फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क होते हैं। जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क है उसको हम वीएलएसएम टेक्निक कहते हैं सबनेटिंग की, और जो फिक्स्ड लेंथ के सबनेट मास्क होते हैं उसको हम एफएलएसएम कहते हैं। अब इन सबनेटिंग के जो मेथड्स हैं इनके डिफरेंट जो ना वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो फिक्स्ड मेथड है उसमें बुनियादी तौर पे जो सबनेट्स होते हैं वो एक ही जो ना साइज के होते हैं, यानी कि उनका सबनेट मास्क जो ना वो एक ही होता है, या उसमें नंबर ऑफ हॉस्ट जो ना वो आमतौर पे जो ना वो इक्वल होते हैं। जबकि वीएलएसएम में हम इसको चेंज कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन दी सबनेट मास्क, और उसमें जितने हमें जो ना वो आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने जो सबनेट मास्क है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि एफएलएसएम जो ना वो आमतौर पे प्राइवेट एड्रेसेस के लिए जो ना वो अच्छी एक बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि जबकि जो वीएलएसएम है ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस के लिए आमतौर पे यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। आमतौर पे क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस की रेंज बहुत शॉर्ट होती हैं, तो उसके लिए हमें बड़ी नैरो सबनेटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये है कि एफएलएसएम में जो ना आईपी एड्रेसेस जो ना वो ज़्यादा होते हैं, और आमतौर पे मोर नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं इसके अंदर, तो इस वजह से एड्रेसेस वेस्ट होने का जो ना वो भी खदशा ज़्यादा होता है या उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि वीएलएसएम में जो ना वो क्योंकि हम सबनेट मास्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि हॉस्ट पोर्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसकी वजह से हम मोर एफिशिएंटली जो ना वो एफिशिएंट और स्मॉलर साइज के सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे एडवांटेज हमें जो ना वो हासिल होते हैं, और हम एड्रेसेस की जो वेस्टेज है उसको हम जो ना वो अवॉइड कर सकते हैं। अब चूंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो ना वो पेड होते हैं, तो इस हवाले से पब्लिक आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज जो है ना वो कॉस्टली हो सकती है, और इसको आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो आमतौर पे अवॉइड करती हैं। हमने जिन क्लासेस की भी बात की है वो बुनियादी तौर पे जो ना वो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस थे। अब चूंकि IPv4 एड्रेसेस जो ना वो 32 बिट साइज के होते हैं, तो इस लिहाज से इनका साइज भी जो ना नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हम IPv4 से बना सकते हैं या हासिल कर सकते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। अब चूंकि इंटरनेट नेटवर्क जो ना डिफरेंट एरियाज में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं, और नेटवर्क अनेबल्ड डिवाइसेस जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये जो 32 बिट वाला साइज था ये इनफ नहीं है कि ये सारे के सारे जितने भी नेटवर्क अनेबल्ड डिवाइसेस हैं उनको यूनिक एड्रेस जो ना वो असाइन किया जा सके। तो एड्रेसेस के अलावा भी कुछ जो ना IPv4 एड्रेसिंग हायरार्की के अंदर कुछ सर्टेन इश्यूज थे, कोई सर्टेन प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से फिर IPv6 को जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब IPv6 एड्रेस होता है ना वो 128 बिट्स का होता है एज कम्पेयर टू दी 4 बाइट्स ऑफ दी IPv4। इसमें जो ना 16 बाइट्स होती हैं, और ये यूजुअली आमतौर पे IPv4 एड्रेस की निस्बत जो ना 4 टाइम्स जो ना वो लॉन्गर होता है। अब इसमें जो हम जो ना वो आईपी एड्रेसेस जो ना IPv6 से जो ना अचीव कर सकते हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस वो 2^128 है, जो कि ऑलमोस्ट ना 340 बिलियन जो ना डिफरेंट किस्म के यूनिक एड्रेसेस हम जनरेट कर सकते हैं। अब IPv6 की वजह से हम जो ना वो तकरीबन दुनिया के अंदर हर जो डिवाइस है
जो यूनिक डिवाइस है उसको हम आईपी एड्रेस जो ना असाइन कर सकते हैं। IPv4 एड्रेसेस जो ना वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में जो ना वो लिखे जाते थे, लेकिन ये कि IPv6 एड्रेसेस जो ना वो कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन में आमतौर पे लिखे जाते हैं। और ये आमतौर पे 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के ऊपर जो ना कंटेन करते हैं, और इन डिजिट्स को 8 ग्रुप्स में जो ना डिवाइड किया जाता है, और हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। इससे जो है ना कि इतने लॉन्गर आईपी एड्रेसेस को की जो रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे एक IPv6 एड्रेस की जो ना वो एग्जांपल दी गई है, जिसमें 2001:0718 और अप टू 52.13 है। ये बनाए तो पे 8 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल यूनिट्स हैं। अब ये है कि अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे ये IPv6 एड्रेस जो ना वो काफ़ी लंबा है, और उसमें ज़ीरोज़ की स्ट्रिंग्स भी काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो जो ज़ीरोज़ की स्ट्रिंग्स होती हैं उसकी वजह से एड्रेसेस जो ना वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और आमतौर पे ज़ीरो मीन्स के अगर 3-4 ज़ीरो भी हैं तो उसका मतलब भी ज़ीरो है। तो आमतौर पे IPv6 एड्रेसेस की रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए या इसकी रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए जो ना ज़ीरो सप्रेशन जो ना वो यूज़ की जाती है, जिसमें ये होता है कि 16 बिट के ब्लॉक्स के जो कंटिन्यूस ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम डबल कॉलन के साथ जो ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आमतौर पे हम डबल यानी कि डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिंक लोकल एड्रेस एक यहाँ पे जो दिया गया है FE80:0:0:0:2AA, तो इसको हम जो ना वो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो दो जीरो के जो डिजिट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनको हम डबल कॉलन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे हमें पता लगता है कि बुनियादी तौर पे ये जो ना दो जीरोस के जो ग्रुप्स हैं उनको हमने सप्रेस कर दिया है। इससे हमारा IPv6 एड्रेस जो ना वो शॉर्ट हो जाता है और उसको पढ़ने में आसानी होती है। इसकी एक और एग्जांपल जो ना मल्टीकास्ट IPv6 के एड्रेस की देखें, जिसमें तकरीबन 7 जीरोज हैं, 6 जीरोज हैं, और इसको हम सिंपली कॉलन के साथ जो ना वो शॉर्ट करके FF02:2 जो ना वो लिख सकते हैं। अब ये देखें ये IPv6 एड्रेस जो ना वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है। इसी तरह से लूप बैक एड्रेसेस जो होते हैं वो आमतौर पे उसमें जीरोज ही होते हैं, और इसको हम डबल कॉलन 1 के साथ जो ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में। अब ये है कि जीरो सप्रेशन जो है ना वो आमतौर पे एक IPv एड्रेस के अंदर कंटिन्यूसली एक ही दफ़ा यूज़ की जा सकती है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि अगर जीरो के दो ग्रुप्स हैं तो हम उन दो डिफरेंट ग्रुप्स को, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि 0:0:0 और उसके बाद कोई नंबर है, फिर उसके बाद 0:0, तो इसमें हम एक ही ग्रुप को जो ना वो जीरोस को सप्रेस कर सकते हैं, दोनों जीरोस को हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब ये है कि IPv4 में हम सबनेट मास्क यूज करते थे हॉस्ट डिजिट्स को, हॉस्ट बिट्स को और नेटवर्क बिट्स को जो ना वो डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ IPv6 पे जो ना प्रीफिक्स की टर्म जो ना वो यूज की जाती है, जो कि बुनियादी तौर पे सिमिलर जो ना वो सबनेट मास्क की तरह ही होती है, लेकिन ये है कि इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं या फिर सबनेट प्रीफिक्स भी कहते हैं। आमतौर पे IPv6 प्रीफिक्स इज रिटन इन एड्रेस स्लैश प्रीफिक्स लेंथ नोटेशन, जैसे कि हम जो ना वो IPv4 में भी जो ना वो लेंथ की नोटेशन यूज करते थे। यानी कि लेंथ की नोटेशन का मतलब यह है कि हम IP एड्रेस के बाद जो है ना वो /64 नंबर ऑफ बिट्स जो कि नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, उस तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं। अब ये है कि IPv6 एड्रेसेस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें बुनियादी तौर पे दो जो ना वो तो कॉमन है, जैसे यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है। यूनिकास्ट जो ना वो सिंगल हॉस्ट को असाइन किया जाता है, मल्टीकास्ट जो ना वो ग्रुप ऑफ हॉस्ट को असाइन किया जाता है, जबकि इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होता है। इसके बरक्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बजाय जो ना इसमें एनीकास्ट एड्रेसेस जो ना वो यूज होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू सिंगल एड्रेस ऑफ होस्ट वेयर होस्ट हैज मल्टीपल IPv6 एड्रेसेस। तो ये जो तीन टाइप्स हैं बुनियादी तौर पे IPv6 में यूज होती हैं। फिर अगर हम IPv6 एड्रेसेस की अगर हायरार्की देखें तो इसमें जो ना वो हमारी जो तीन टाइप्स हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस, यूनिकास्ट एड्रेसेस, एनीकास्ट एड्रेसेस हैं।
मल्टीकास्ट एड्रेसेस में कुछ तो हैं जो ना वो सोलिसाइटेड नोड एड्रेसेस होते हैं और कुछ असाइंड एड्रेसेस होते हैं, यानी कि हम जिनको ऑलरेडी जो ना वो जिनको हम असाइन कर सकते हैं। यूनिकास्ट एड्रेसेस में भी जो ना वो 5 टाइप्स के जो ना वो एड्रेसेस होते हैं, जैसे अनस्पेसिफाइड लूप बैक एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं, एग्रीगेटेबल ग्लोबल जो ना वो एड्रेसेस होते हैं, फिर साइट लोकल एड्रेसेस होते हैं जो कि बुनियादी तौर पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की तरह ही होते हैं। और इसके बाद फिर एक IPv4 से कंपेटिबल एड्रेसेस भी होते हैं। इसके बाद जो एनीकास्ट एड्रेसेस हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। इसमें एक लिंक लोकल एड्रेस है जिसकी एग्जांपल जो ना FE80::/10 है, और एग्रीगेटेबल ग्लोबल जो ना वो एनीकास्ट एड्रेसेस होते हैं जैसे 2001::/16 है, और इसके बाद साइट लोकल एड्रेसेस होते हैं जैसे FEC0::10। तो ये डिफरेंट किस्म के IPv6 एड्रेसेस जो ना वो यूज होते हैं। आई होप कि आपको इसके आपने IPv6 एड्रेसेस के मतलब जो ना वो अपने नेटवर्क्स या डाटा कम्युनिकेशंस के कोर्सेज में मजीद डिटेल के साथ इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे हमें इनको सिर्फ रिव्यू करना था। अब इसके बाद जो लॉजिकल एड्रेसेस के बाद जो दूसरा एड्रेस आता है जो कि लॉजिकल ही होता है बुनियादी तौर पे, उसको वो पोर्ट एड्रेसेस हैं। ये पोर्ट एड्रेसेस आमतौर पे 16 बिट एड्रेसेस होते हैं और इनको जो ना वो डेसिमल नंबर की फॉर्म में जो ना वो लिखा जाता है, और ये डेसिमल रेंज जो ना वो 0 से लेके 65,535 यानी 65,535 तक हो सकते हैं। अब ये है कि जो डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो होता है ना वो बुनियादी तौर पे प्रोसेस को डिलीवरी के लिए जो ना वो हमें रिक्वायर्ड होता है, जबकि सोर्स पोर्ट नंबर जो ना हमें एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह के लिए जो ना वो आमतौर पे चाहिए होता है। TCP/IP में 16 पोर्ट एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड एज सिंगल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 753 जो ना एक पोर्ट नंबर है। The physical addresses change from hop to hop, but the logical and port addresses usually remain same. यानी कि चूंकि ये लॉजिकल एड्रेस है तो ये हर हॉप के ऊपर चेंज नहीं होता, बल्कि ये सेम रहता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर हम पोर्ट एड्रेसेस को यहाँ पे देखें तो हमारे जो सेंडर के ऊपर जो ना वो 3 डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हो सकते हैं, ABC, और रिसीवर साइड के ऊपर जो ना वो 2 प्रोसेसेस हैं, JK। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो A प्रोसेस है वो J प्रोसेस को रिसीवर साइड के ऊपर जो डाटा सेंड करना चाहता है, तो उसमें हम जो A की पोर्ट जो ना वो स्पेसिफाई करते हैं और J की पोर्ट जो ना स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद जो ना वो उसके ऊपर नेटवर्क एड्रेस जो ना असाइन किया जाता है और उसको फिर फिजिकल लेयर के ऊपर जो ना वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब रिसीवर साइड के ऊपर जो ना जब ये पैकेट रिसीव होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, तो और इस लेयर को पता लग जाता है कि मैंने किस प्रोसेस को बुनियादी तौर पे ये जो डाटा जो ना वो फॉरवर्ड करना है। क्योंकि यहाँ पे J पोर्ट जो ना स्पेसिफाई की थी, तो ये J प्रोसेस को जो ना वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसी तरह से कम्युनिकेशंस जो ना दूसरे प्रोसेसेस के लिए भी हो सकती हैं।